और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। झारखंड में पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है। 2.5 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है पेट्रोल और डीजल। दरअसल टैक्स पर रियायत वापस ले ली गई है। पेट्रोल डीजल पर 22% टैक्स लगेंगे। आज रात से ये नई दरें लागू होंगी। जाहिर है लॉकडाउन की वजह से राज्य सरकार का खजाना भी खाली हो रहा है। सभी काम बंद हैं और अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा है। अब राज्य सरकार में खजाना में पैसा भरने के लिए पेट्रोल डीजल अब सहारा एकमात्र है, खनिज है। ऐसे में पेट्रोल डीजल से शुरुआत की गई है। 22% टैक्स लगेंगे और 2.5 रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और बड़ी खबर, झारखंड में 6 नए कोरोना मरीज मिले हैं। हजारीबाग के ये सभी 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज में हैं। मुंबई से लौटने का इनका ट्रैवल हिस्ट्री है, मुंबई से लौटे हैं। और कुल आज दिन भर में 8 नए केस सामने आए हैं और इसी के साथ मरीजों की संख्या 171 हो गई है। आज 8 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 171 अब मामला हो गया है झारखंड में। झारखंड में 14 जिलों में कोरोना वायरस फैल गया है। पूर्वी सिंहभूम अब तक इस महामारी से अछूता था, लेकिन अब यहां भी कोरोना की एंट्री हो गई है। चाकुलिया में 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद इलाके को सील कर दिया गया है। दोनों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री पश्चिम बंगाल बताई जा रही है। रात को सूचना मिली और उसके पश्चात ही तुरंत हम लोगों ने जो पॉजिटिव केसेस थे उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का काम किया और जो पॉजिटिव व्यक्ति थे उन दोनों को ससमय टीएमएच भिजवाया गया। साथ ही साथ जो उनके इमीडिएट फैमिली कॉन्टैक्ट मेंबर्स हैं उनको भी चिन्हित करके रात में ही आइसोलेशन वार्ड टीएमएच में शिफ्ट किया गया है। हाँ, ये जो चकुलिया में 2 पॉजिटिव पेशेंट्स हम लोग को कल सामने आए हैं। तो कल रात में ही पूरा प्रशासन इसमें मुस्तैद से काम किए। हम लोगों को जो है टीएमएच हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया गया है। और जो टोटल कंटेनमेंट जोन और बफर जोन के हम लोग टोटल करीब 1400 से 1500 आसपास परिवार है। तो उसी में अभी प्रशासन के द्वारा अच्छे पहल करके उन्होंने वर्कआउट कर लिया गया है। घर वापसी हमेशा सुकून देती है, लेकिन संक्रमण काल में मजदूरों की घर वापसी ने ग्रामीण इलाकों का चैन छीन लिया है। ऐसे में होम क्वारंटाइन के नियमों की उड़ती धज्जियां कहीं सरकार को भारी ना पड़ जाए। प्रवासी मजदूरों के लगातार आगमन ने बोकारो के ग्रामीण इलाकों की नींद उड़ा दी है। शुरुआती चरण में गोमिया प्रखंड के साड़म और चंद्रपुरा के तेलो और साथ ही पीपराडी में 10 कोरोना मरीज मिले थे, जिसके बाद से इन इलाकों के ग्रामीण प्रवासियों को पहले क्वारंटाइन में रखने की मांग कर रहे हैं। जैसे अभी जो झारखंड हाल फिलहाल आए हैं, उसको झारखंड में अपने परिवार से मिल तो नहीं रहा है। उन लोग को क्वारंटाइन के लिए बाहर में रख दे रहा है 14 दिन के लिए, तो फिर उसको आने ही क्यों दे रहा है? हम लोग का यही कहना है कि इस तरह का जो बाहर प्रदेश से जो आ रहे हैं लोग, उन लोग को क्वारंटाइन में रखा जाए किसी भी तरह से, नहीं तो फिर कुछ भी हो सकता है। कोल्हान के ग्रामीण इलाकों में भी प्रवासियों को होम क्वारंटाइन के निर्देश से विवाद बढ़ा है। कोल्हान के मानकी मुंडा संघ की माने तो बाहर से लौटे ग्रामीणों को सार्वजनिक स्थलों पर जाने से नहीं रोका जा सकता। उधर प्रशासन ने मानकी मुंडा संघ को ही गांव में सोशल डिस्टेंस कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। जैसे सरकार ने कहा है कि उन लोग को मैंने क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, लेकिन ऐसा ना करके वो लोग होम क्वारंटाइन सेंटर करके सबको गांव में भेज दिया जा रहा है, जिससे गांव का स्थिति जो है अभी बद से बदतर होते जा रहा है और लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं। का ड्यूटी ये रहेगा कि जो भी होम क्वारंटाइन व्यक्ति हैं वो बाहर ना निकलें, घर से ज़्यादा बाहर ना निकलें। विशेषकर कॉमन्स है, जो गांव के लिए जो कॉमन्स है, जैसा कि प्लेग्राउंड हुआ या कोई तालाब हुआ, जहां नहाने के लिए नहीं जाना है, जहां ज़्यादा लोग जाते हैं। गुमला से बाहर के प्रदेशों में काम करने गए करीब 12,500 मजदूरों की वापसी जारी है। इनमें 290 मजदूर रेड जोन इलाके से लौट रहे हैं, जिन्हें क्वारंटाइन केंद्रों में रखा गया है। प्रशासन की माने तो मजदूरों को किसी तरह की दिक्कत अपने गांव में नहीं होगी। अभी गुमला जिला में बाहर से काफ़ी प्रवासी श्रमिक गण आ रहे हैं। उनके लिए
जो हमारे यहाँ व्यवस्थाएं की गई है उनको जो सूखा राशन भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। उसके साथ ही सभी की स्किल मैपिंग हो रही है। वहीं पलामू के गांव में लौट रहे प्रवासी मजदूरों को पंचायत भवन के क्वारंटीन सेंटर में ठहराया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था के अभाव में मजदूर अपने घर चले जा रहे हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। क्या क्या व्यवस्था मिला अभी तक? अभी तक तो सर अभी कोई भी व्यवस्था नहीं है। अभी व्यवस्था होने के लिए बोले हैं, कोई व्यवस्था नहीं है सर। लेकिन गांव में भी बहुत लोग जो आके वापस चले जा रहे हैं, उनसे कितना खतरा बना हुआ है? खतरा तो बहुत होगा सर, हमको का सबको खतरा, पहले तो उसी घर खतरा होगा सर। सिमडेगा में भी बाहर से लौटे प्रवासी मजदूर होम क्वारंटाइन के बावजूद बेखौफ घूम रहे हैं, जिससे दूसरे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। अभी तक जिले में 1117 लोगों को होम क्वारंटीन में रखा गया है। हम तो यहाँ पर चाहते हैं कि प्रशासन आके लोग उठा के ले जाए, ताकि हम लोग की गांव सुरक्षित रहे, नहीं तो फिर हम लोग भी महामारी में आ जाएंगे, बर्बाद हो जाएगा पूरा गांव। प्रवासी मजदूरों का बेखौफ अंदाज और क्वारंटीन नियमों को लेकर उनकी अनदेखी ग्रामीण इलाकों में महामारी को आमंत्रण दे रही है। लॉकडाउन में गाँव के जिन प्रवेश रास्तों को ग्रामीणों ने खुद बंद कर रखा था, आज सरकारी आदेश के बाद तमाम द्वार खुल चुके हैं और अब गांव के अपने ही संक्रमण का कारण बन रहे हैं। बोकारो से ज्ञानेंदु, चाईबासा से उपेंद्र, गुमला से सुशील, पलामू से नीलकमल और सिमडेगा से श्रीराम के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। विशाखापट्टनम से श्रमिक स्पेशल ट्रेन डाल्टनगंज पहुंची। ट्रेन में 22 जिलों के 1157 मजदूर वापस लौटे। इनमें सबसे ज्यादा 407 मजदूर पलामू के थे। वहीं तेलंगाना से करीब 1200 कामगारों को लेकर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन कोडरमा पहुंची। इनमें राज्य के 19 जिलों के मजदूर तेलंगाना से लौटे। स्टेशन पर सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद सभी को उनके गृह जिले में भेजा गया, जहां उन्हें होम क्वारंटाइन में रहना होगा। कोरोना बंदी की हर बढ़ती तारीख के साथ प्रवासी मजदूरों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। जिन प्रदेशों से घर वापसी के लिए ट्रेनें और दूसरी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गई हैं, वहां से मजदूर अपनी परेशानियों के साथ पैदल या फिर साइकिल से लौटते नजर आ रहे हैं। सिर पर जरूरत की छोटी सी दुनिया समेटे 32 मजदूरों का जत्था ओडिशा से चाईबासा होते हुए गढ़वा के सफर पर है। 5 दिनों में करीब 300 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर चुके इन मजदूरों को अपने घर गढ़वा के मेराल पहुंचना है, लिहाजा अभी 250 किलोमीटर का सफर बाकी है। पैरों में छाले पड़ चुके हैं और पेट में है तो सिर्फ भूख। उड़ीसा से आ रहे हैं सर। उड़ीसा में कहाँ? दानगदी। क्या करते थे वहाँ? सरिया सेटिंग काम कर रहे सर। अच्छा, तो कब चले थे वहाँ से? हम लोग चले हैं 4-5 दिन हो गया सर। 5 दिन हो गया। 5 दिन पैदल ही? हाँ सर। अच्छा, कहीं कोई नहीं रुका? नहीं, कहूँ कोई नहीं रुका सर। हम लोग के भूख लगल, पहले हम लोग के खाना दीजिए, उसके बाद गाड़ी थोड़ा इंतजाम हो जाता तो हम लोग गढ़वा निकल जाते सर। वहीं ओडिशा से कलिंगानगर से निकला 15 मजदूरों का साइकिल कारवां सरायकेला से गुजर रहा है। इन मजदूरों में कुछ को बंगाल के वीरभूम और पुरुलिया जाना है तो कुछ को बोकारो और धनबाद। बचे खुचे पैसों से साइकिल खरीदकर घर की ओर निकले इन मजदूरों में खासी नाराजगी है। व्यवस्था नहीं चाहिए हम लोग का, इतना दिन व्यवस्था नहीं किया। 2 महीना हम लोग बैठे थे, जब भूख में मर रहे थे तब कुछ नहीं व्यवस्था। अब जब हम लोग निकल गए तब व्यवस्था करेगा तो क्या होगा? दूर में जो लोग काम करते हैं वो लोग को ट्रेन में लाया जाता है। हम लोग उड़ीसा में है, इसलिए हम लोग को कोई हेल्प नहीं। इन सब के बीच जमशेदपुर से भी 9 मजदूरों ने साइकिल से अपने घर मध्य प्रदेश का रुख कर लिया है। करीब 800 किलोमीटर की सफर पर निकले इन मजदूरों ने अपना दर्द हमारे संवाददाता से कुछ यूं बयां किया। टाटा नगर जमशेदपुर में स्टील प्लांट में काम करते थे और लॉकडाउन की वजह से कंपनी बंद हो गया। जब तक हम लोगों के पास पैसा था कुछ खाया और बाकी बचा पैसा हम लोगों ने ये साइकिल ख़रीदा। साइकिल खरीदने के बाद हम लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम लोग साइकिल से निकलेंगे यहाँ से। पलायन का शिकार रहे गुमला में भी मजदूरों का लगातार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से साइकिलों से लौटने का सिलसिला जारी है। रास्ते में कहीं भी जांच और भोजन की व्यवस्था नहीं होने से इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं गोड्डा के रहने वाले निरंजन और विमल महतो साइकिल चलाकर 17 दिनों में महाराष्ट्र से गोड्डा पहुंचे हैं और अब कभी परदेश नहीं जाने की कसम खाते हैं। पैसा कौड़ी खत्म हो गया, घर से पैसा मंगा के साइकिल लिए। अच्छा, तो भी ब्याज पे 10 रुपया सैकड़ा पे पैसा लिया है गांव वाले से। खाने पीने में कुछ वहाँ जाना ठीक नहीं, अपना राज्य में ही रहना सही है। अब नहीं जाना है, यहीं रहना है, काम धंधा करना है। मजबूरी में घर वापसी का ये सफर तमाम उम्मीदों के खात्मे हो जाने के बाद ही शुरू हुआ। सवाल और दर्द यह भी था कि 1000 किलोमीटर दूर फंसे प्रवासियों के लिए बस और ट्रेनें चलाई गई, जबकि उससे कम दूरी पर फंसे अपनों को बेगाना बनाकर छोड़ दिया गया। बहरहाल पैर के छालों का दर्द भले ही कुछ दिन में चला जाए, लेकिन साइकिल के लिए कर्ज तो चुकाने ही होंगे। चाईबासा से उपेंद्र, लातेहार से विकास, गोड्डा से अजीत, सरायकेला से विकास और गुमला से सुशील के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना काल में गर्भवती महिलाओं के सामने आ रही समस्या को देखते हुए हेमंत सरकार ने बड़ी योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत उन सभी गर्भवती महिलाओं की कोरोना जांच कराई जा रही है जिनका प्रसव मई में होना है। झारखंड में मई महीने में 51,933 महिलाएं मां बनने वाली हैं। ऐसे में प्रसव में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसे लेकर सभी गर्भवती महिलाओं की कोरोना जांच कराई जा रही है। इसे लेकर राज्य भर में ट्रू मशीन लगाने की योजना है। एक निर्देश आया है कि जितनी गर्भवती महिलाएं हैं उन सभी लोगों का कोविड टेस्ट होना अनिवार्य है। इसी क्रम में हम लोगों ने शुरुआत किया है सदर अस्पताल से और नामकुम से कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उन लोगों का कोविड टेस्ट करवाएंगे। दूसरे ब्लॉक्स में भी हम लोग डेट वाइज फिक्स कर करके वहाँ इस चीज़ को संपन्न करेंगे। हमारे स्वास्थ्य विभाग ने टूरनेट मशीन जो है उसको सभी सदर अस्पतालों में लगाने का काम चालू किया है। इस प्रसंग में 5 मशीनें इंस्टॉल हो चुकी हैं, 10 आज या कल तक आने की स्थितियां में हैं। कुल 30 मशीनों को लाया जा रहा है। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, इसे लेकर रांची के नामकुम से योजना की शुरुआत की गई है। वहीं रातू और सदर में भी गर्भवती महिलाओं का कोविड-19 टेस्ट कराया गया। रांची जिले में ही करीब 3,500 गर्भवती महिलाएं हैं जिनका कोविड टेस्ट अगले 3 दिनों में करा लेने का लक्ष्य है। वहीं कोरोना जांच के साथ ही गर्भवती महिलाओं का मोबाइल नंबर सहित पूरा डाटा भी रखा जा रहा है। हम लोग को बहुत सुविधा मिल रहा है, जैसे प्राइवेट में होता था उसमें हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा था। अभी के लिए इधर उधर नहीं भटकना हो रहा है। हम लोग को घर से जाके बुलाया गया और हम लोग यहाँ आए। कोरोना टेस्ट के लिए आए हैं हम, क्योंकि डर लगता था ना कि डिलीवरी के समय दिक्कत होगा, तो इसीलिए जांच के लिए आए हैं और आगे नहीं होगा। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान इस अस्पताल से उस अस्पताल नहीं भटकना पड़े, इसके लिए हेमंत सोरेन की सरकार ने आज से एक नई योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत राज्य के 51,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का जिनका मई महीने में प्रसव होना है उनका कोरोना जांच पहले ही करा लिया जाएगा और उनको रिपोर्ट दिया जाएगा, ताकि प्रसव के दौरान यदि सिजरियन का फिर आपात स्थिति बनता है तो उनका इलाज सुनिश्चित किया जा सके और जच्चा एवं बच्चा दोनों की जान बचाई जा सके। कैमरामैन मनोज के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। कोरोना को लेकर राज्य सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई और तैयारियों को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। प्रदेश भर में बनाए गए कोविड सेंटर्स और कोविड अस्पतालों की रिपोर्ट हाईकोर्ट में दाखिल की गई। इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 हफ्ते बाद होगी। विस्तृत सुनवाई हुई और जो सेंटर्स हमने जितने कोविड केयर सेंटर्स बनाए थे, कोविड हॉस्पिटल्स बनाए, उनकी सबकी रिपोर्ट हमने कोर्ट में दाखिल किया। और जो प्रेग्नेंट लेडी वाला जो इशू था उस पर भी हमने इंक्वायरी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल किया आज। और उसके बाद माइग्रेंट लेबरर्स के बारे में हमने जानकारी दी कि कैसे हम उनको स्क्रीनिंग कर रहे हैं, कैसे हम होम क्वारंटाइन में उनको भेज रहे हैं। सब विस्तृत सुनने के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने और भी बिंदुओं पर जानकारी मांगी, सब दी गई। उसके बाद विस्तृत चर्चा के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 2 हफ्ते के बाद इसको एडजॉर्न कर दिया। चाईबासा के पौड़हाट जंगल में पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप और जोनल कमांडर जेदन गुड़िया के दस्तों से पुलिस और सीआरपीएफ की मुठभेड़ हुई है। करीब आधे घंटे तक दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड गोली चली है, लेकिन जंगल का फायदा उठाकर नक्सली भागने में सफल रहे। पुलिस ने मौके से उनके कई सामान जब्त किए हैं। सुरक्षा बलों ने मौके से 4 बाइक, 105 जिंदा कारतूस और कई स्मार्टफोन बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि नक्सली संगठन आरी
सफारी कैंप का विरोध कर रहे हैं और ग्रामीणों को डरा धमका रहे हैं, लेकिन पुलिस ऐसा नहीं होने देगी। चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ 60 की संयुक्त टीम का पीएलएफआई के उग्रवादियों के साथ बनगांव थाना अंतर्गत कमरोरा के जंगल में एनकाउंटर हुआ। कई राउंड गोलियां चली। पीएलएफआई की जो टीम थी वो जिदेन गुड़िया, दिनेश गोप, सनीचर सुरुन, ये सारे लोग थे और सर्च के दौरान भारी संख्या में गोलियां, जैसे 107 जिंदा राउंड मिले हैं, 4 बाइक मिले हैं जिसमें दिनेश गोप का जो है रॉयल इनफील्ड बुलेट भी मिला है। इसके अलावा काफ़ी नक्सली साहित्य भी है। साहिबगंज में शहीद मुन्ना यादव का पार्थिव शरीर पहुंचते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहीद मुन्ना का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम के प्रतिनिधि के रूप में पंकज मिश्र, वहीं स्थानीय विधायक अनंत ओझा मौजूद रहे। पिता भुवनेश्वर यादव अपने बेटे की अर्थी को कंधा देते वक्त फूट फूट कर रो पड़े। उससे जिस प्रकार का कायराना हरकत नक्सलियों ने किया है, चरमपंथियों ने किया है, हमें गर्व है कि साहेबगंज गालाल ने अपनी शहादत के बल पर उन नक्सलियों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। साहेबगंज जिला वासी ही नहीं, पूरे झारखंड और देश को गर्व है हमारे इस नौजवान मुन्ना यादव पर। पूरे देश में आईसीआईसीआई बैंक के 70 से अधिक खाता धारकों से तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख की राशि की साइबर अपराधी द्वारा ठगी का मामला सामने आया है। आईसीआईसीआई बैंक ने देवघर में इस संबंध में मामला दर्ज किया है, जिसके बाद खाता धारकों की जानकारी ली जा रही है। इस ठगी में खास बात यह है कि ठगी करने वालों का लोकेशन देवघर और उसके आसपास ही है। पुलिस एक टीम गठित कर मामले की जांच में जुटी है। 11 मई को दुमका के काठीकुंड में मॉब लिंचिंग की घटना घटी थी। बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने 2 युवक की पिटाई की थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी जबकि दूसरा घायल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया और 3 नामजद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ने बताया कि पूरे मामले में 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है, एक बकरी चोरी का और दूसरा भीड़ द्वारा पीटकर हत्या का। एक शिक्षक को समाज का पथ प्रदर्शक माना जाता है, लेकिन शिक्षक भी अगर गैर कानूनी कार्य में लिप्त हो जाए तो इसे बड़ी विडंबना ही समझा जाएगा। ऐसा ही एक मामला देवघर में सामने आया है। दरअसल एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर उत्पाद विभाग ने देवघर के मोहनपुर स्थित एक शिक्षक के घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। बताया जा रहा है कि यह शिक्षक चोरी छिपे शराब का अवैध धंधा करता था। पुलिस ने टीचर के घर से 33 लीटर विदेशी शराब और 36 लीटर बियर जब्त किए हैं। आपको बता दें कि कोरोना बंदी में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। पहले कोरोना ने लोगों का रोजगार छीना तो बीसीसीएल प्रबंधक और जिला प्रशासन की लापरवाही से धनबाद में लोगों का आशियाना भी छिन रहा है। धनबाद में बीसीसीएल प्रबंधक, जिला प्रशासन की लापरवाही के कारण लोगों को अब अपने घर से ही बेघर होना पड़ रहा है। कोयले के कारण लगी भूमिगत आग ने अब इनके घरों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। हालात ऐसे बन पड़े हैं कि विस्थापन और पुनर्वास की जिम्मेवारी उठाने वाले बीसीसीएल प्रबंधक और जिला प्रशासन चुप है। स्थानीय लोग भूधसान से घबराकर किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से बाहर निकल रहे हैं। शुरू से रह रहे हैं और प्लस यहाँ सर्वे नहीं हो रहा। सर्वे तो किया है, होगा सिर्फ मुखिया को देंगे। बहुत तरह की दिक्कत, अभी 3 आदमी को खरीद दिया है और हम लोग करीबन 52 आदमी हैं यहाँ पर। तो सरकार प्रबंधक तो कुछ ऐसा नहीं कर रही हम लोग के लिए। मेरा घर फट गया एकदम, रहने को बहुत दिक्कत हो रहा है, धुआं हो रहा है, पैर घुस गया था मेरा बस आके सांस घर में। अब घर नहीं मिला, कहाँ जाएंगे एकदम। बीसीसीएल प्रबंधक की लापरवाही, जिला प्रशासन की लापरवाही और राज्य सरकार की लापरवाही का खामियाजा धनबाद के झरिया में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इस वक्त हम झरिया के घनुआडीह में है। ये पूरा कोलेरी इलाका है और आप मेरे दाहिनी ओर देखेंगे तो समझेंगे बगल में कोलेरी चल रही है और कोलेरी के कारण कोयले में लगी भूमिगत आग ने इन लोगों के आशियाने पर भी कहर बरपाना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से भूधसान की लगातार घटना घट रही है और 2 दिन से लगातार ये घटना घट रही है। और हालांकि दरारें पड़ चुकी है, घर में लोग मजबूरी में रह रहे हैं, घर में भी दरार पड़ चुकी है। मजबूरी इसलिए कह रहे हैं कि इनको विस्थापन को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से और बीसीसीएल की तरफ से कई बार बैठकें हुई हैं, लेकिन पुनर्वास नीति पे चर्चा नहीं हो पाई है। इन्हें विस्थापित नहीं किया जा रहा और मजबूरी में अब ये मौत के सहाय में रह रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।